नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। अभी की बड़ी खबर से आपको वाकिफ करा दे। कुतुब मीनार के अहाते के इबादत के हक के मामले में साकित कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो चुकी है। फैसला 9 जून तक महफूज रख लिया गया है। एक हफ्ते में फरीकैन को तहरीरी जवाब देने का हुक्म दिया गया है। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कुतुब मीनार के ताल्लुक से। कुतुब मीनार के अहाते में इबादत के हक का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था और मामले पर साकेत कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अब फैसला 9 जून तक महफूज रहेगा। एक हफ्ते में फरीकैन को तहरीरी जवाब देने का हुक्म दिया गया है। तो बड़ी खबर कुतुब मीनार के अहाते में इबादत के हक के मामले के ताल्लुक से ये खबर आपको बताई जा रही है कि मामले पर साकेत कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला 9 जून तक महफूज रख लिया गया है। एक हफ्ते में फरीकैन को तहरीरी जवाब देने का हुक्म दिया गया है, यानी साफ तौर पर 9 जून को फैसला सुनाया जाएगा। साकेत कोर्ट में मुकम्मल समाअत हो चुकी है। अब फैसला 9 जून तक महफूज रख लिया गया है। एक हफ्ते में फरीकैन को तहरीरी जवाब देने का हुक्म दिया गया है। तो बड़ी खबर कुतुब मीनार के अहाते में इबादत के हक के मामले के ताल्लुक से साकेत कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो चुकी है। 9 जून तक फैसला महफूज रख लिया गया है और फरीकैन को तहरीरी जवाब देने का एक हफ्ते में देने का हुक्म दिया गया है। Of a monument is determined on the date the monument comes under the protection under the 1958 Act or before that 1914 Act or 1904 Act. Once the character is determined on that date, then the character of that monument cannot be changed. That was one question which was answered. The second question which came was that whether this restoration of the character, the so-called restoration, okay, that whether the Qutub Minar now can be called as a place of worship or not, and therefore restored to the Hindus, because according to the plaintiff, Hindu deities and Hindu idols or Hindu and Jain temples were demolished. The short answer to that is that yes, there is an inscription on the Qutub Minar itself that the remains of 27 temples were used, but it is nowhere available in the records that the remains were the material which was used in the building was from the temples or not, or whether the material was brought from outside or not. To the argument that there is a iron pillar or Garud Stambh, there is no evidence whether this existed at that place or was brought later on, but much before history. My submission to the court was that if a place of protection has continued for 800 years without any disruption, then that should continue. And to the contention that under Article 25 and Article 26, under Article 25 and 26, there is a fundamental right for worship by the people. The answer is yes, there is a fundamental right, but that is not absolute right as pointed out by the Honorable Supreme Court in several decisions. तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कुतुब मीनार के अहाते में इबादत के हक के मामले से ये खबर आपको बताई जा रही है। 9 जून तक साकेत कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया गया है। एक हफ्ते में फरीकैन को तहरीरी जवाब देने का हुक्म दिया गया है।
पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने वजीर सेहत विजय सिंगला की छुट्टी कर दी है। सिंगला के खिलाफ सबूत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, वजीर आला मान ने पंजाब पुलिस को सिंगला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत भी जारी की है। उन्होंने ये वाजे किया है कि हुकूमत बदउनवानी और नहीं बदउनवानों को बर्दाश्त करेगी। भगवंत मान का कहना है कि पंजाब के अवाम को आम आदमी पार्टी से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, ये बताए कि उनके आते ही बदउनवानी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठा दी, किस तरह से इस पैगाम को समझा जाए? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में सरकार है वो पहले से ही, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो जितने भी जिसको लोकहित के फैसले कहा जाता है साफ तौर पर, वो उस पर कहीं ना कहीं तत्पर है और प्रायोरिटी से उस पर चल रही है। और ऐसे में पहले ही विधायकों को, जब से सरकार बनी है तो विधायकों को, मंत्रियों को, अफसरों को एक सीधे तौर पर स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस थी कि कोई भी सब चीज बर्दाश्त की जा सकती है या उस पर हैंडल किया जा सकता है, लेकिन करप्शन अगर पाई गई तो उसमें टॉलरेट नहीं करेगी सरकार। और वही चीज, पहला नाम मंत्री का जो आया है सामने, इससे पहले अफसर हो या छोटे जिले के अफसर हों या बड़े अफसर हों, उन पर भी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन ये पहली दफा है कि किसी मंत्री पर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन किसी मुख्यमंत्री ने लिया हो, और मंत्री को कैबिनेट से तो बाहर किया ही है, वहीं पर एक एफआईआर दर्ज की गई है और एंटी करप्शन जो एक बनाया गया है पंजाब सरकार की ओर से, उनकी तरफ से गिरफ्तार तक कर लिया गया है। ये जानकारी सोर्सेज के थ्रू अब तक मिल रही है और कैबिनेट से बाहर करने के बाद ये दूसरों के लिए भी, जो बाकी के विधायक हैं या मंत्री हैं और अफसरों को भी ये एक मैसेज भी है कि अगर कोई इस तरीके से करप्शन में पाया गया तो उसके साथ यही कार्रवाई जो है वो सख्ती से की जाएगी। और यानी साफ तौर पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में पहले ही करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की बात जो कही गई थी, कहीं ना कहीं जमीनी सतह पर उसके मौसर असरात दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लाजमी तौर पर। और यही कारण है कि विजय सिंगला जो मंत्री हैं सेहत विभाग जिनके पास था, और ये मुख्यमंत्री ने खुद इसका जो संदेश है वो दिया और ये कहा है कि सबूत पुख्ता उनके पास है, के चलते उनको कैबिनेट से जो है वो बाहर किया गया है। बिल्कुल अमन, इस अहम खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में है। ये इंकिशाफ दाऊद के भतीजे और हसीना पारकर के बेटे अलीशा पारकर ने ईडी के सामने किया है। दाऊद के भतीजे ने बताया है कि मेरा दाऊद से कोई राबिता नहीं हुआ है। उसने बताया कि दाऊद की बीवी महजबीन ने त्योहार के मौके पर मेरी बीवी और बहन से राबिता किया था। केस की तफ्तीश के दौरान अलीशा पारकर का जवाब कलमबंद कर लिया गया है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में मौजूद है। ये इंकिशाफ दाऊद के भतीजे और हसीना पारकर के बेटे अलीशा पारकर ने ईडी के सामने किया है। दाऊद के भतीजे ने बताया कि मेरा दाऊद के साथ कोई भी लेन देन, कोई भी राबिता नहीं है। ताहम त्योहार के मौके पर उनकी अहलिया और उनकी बीवी से उन्होंने राबिता किया था और उसके बाद ईडी ने उनका जो बयान जो है वो कलमबंद किया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई से अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित राय, तफसीलात, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में मौजूद। देखिए, ये खुलासा जो हुआ है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो इस समय कराची में है और इस बात का खुलासा उसके भांजे अलीशा पारकर ने ईडी के सामने किया है। अलीशा पारकर ने ईडी को यह भी बताया कि उसका परिवार किसी भी उत्सव के मौकों पर दाऊद की पत्नी से कांटेक्ट में रहता है। पारकर ने कहा कि दाऊद इब्राहिम ने 1986 के बाद भारत छोड़ दिया था और नजदीकी सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो इस वक्त पाकिस्तान के कराची में है। पारकर ने प्रवर्तन निदेशालय को ये भी बताया कि दाऊद इब्राहिम उसके मामा है और वो 1986 तक दक्षिण मुंबई के डंबर वाला बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर में रहते थे। हालांकि मैंने कुछ स्रोतों और रिश्तेदारों से सुना है कि अब वो कराची में है। पारकर ने ये भी बताया कि जब दाऊद कराची गए थे तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था और न तो मैं और मेरा परिवार उसके संपर्क में है, लेकिन
कभी कभी ईद, दिवाली या किसी फेस्टिवल के मौके पर उनकी पत्नी महजबीन दाऊद इब्राहिम से संपर्क होता रहता है और वो मेरी पत्नी आयशा और मेरी बहनों से संपर्क में रहते हैं। तो ये खुलासा जो है यहाँ पर ईडी के सामने किया गया और ये सारा खुलासा ईडी ने जो चार्जशीट अपनी दाखिल की थी कोर्ट में नवाब मलिक मामले में, उसमें जो है ये खुलासा किया गया है। दूसरी तरफ इस मामले के सामने आने के बाद जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के दिलीप वळसे पाटिल, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह का खुलासा किया गया तो अब केंद्र सरकार को जो है दाऊद को पकड़कर यहाँ पे भारत लाना चाहिए। जी बिल्कुल अमित, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखें, बेहद बड़ी खबर है। तो तफसीलात के लिए अभी आपका बेहद शुक्रिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सोरेन के खिलाफ दायर पीआईएल की सदाकत की जांच करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि झारखंड हाई कोर्ट में सोरेन के खिलाफ पीआईएल दायर की गई थी, जिसमें सोरेन और उनके खानदान के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात लगाए गए हैं। ये इल्जामात मनरेगा फंड और कानून के मुख्तस करने से मुतालिक है। ईडी ने इन मामलात की तहकीकाती रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा कर दी है। झारखंड हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जीदाश्त दाखिल करते हुए कोर्ट की तवज्जो 3 मसाइल की तरफ मबजूल कराई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। उसमें कहा गया था कि जो फिलहाल मनरेगा और जो लीज माइनिंग को लेकर शिबू सोरेन पर आरोप लगे हैं उसकी सीबीआई जांच की जाए। वहीं झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके उन्होंने ये मांग की थी कि ईडी ने हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की है उस रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। बहरहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट करे, लेकिन हाई कोर्ट को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फिलहाल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसमें यह कहा गया है कि शिबू सोरेन के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच सीबीआई करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह आदेश दिया है कि वो पहले इसकी तकनीकी व्यवस्था को सुनवाई पर लें, यानी कि क्या वो याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। उसके बाद ईडी के द्वारा जो मामला चल रहा है उस मामले पर सुनवाई की जाएगी। यानी कि यह साफ किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को लेकर अब जो मामला चल रहा था वो तमाम मामले फिलहाल हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट इस पूरे मामले की अब सुनवाई करेगा। बहरहाल शिबू सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, वहीं हाई कोर्ट अब इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि जब हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को आज एक बड़ी राहत जरूर मिली है। कैमरामैन फिरोज के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी के 8 साल के कामों की तारीफ की है और कहा कि पीएम मोदी ने कई बड़े चैलेंजों का सामना किया है। नरेंद्र मोदी जी सुशासन का इंस्टीट्यूशन और समावेशी विकास का मिशन है और एक जिस तरह से इन 8 सालों का अगर आप देखें एक इकबाल की, ईमान की और इंसाफ की सरकार चली और उस सरकार ने देश के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ काम किया, उसका एक आपको एक के बाद एक उदाहरण दिख रहा है। और आज भी जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की शक्ति को और नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत को सलाम करती है तो हर भारतवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। और ये 8 साल का जो वर्ष रहा है ये कोई सामान्य समय नहीं रहा है। जिस वक्त मोदी जी को 2014 में विरासत मिली तो क्या था, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से, प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशंस की गरिमा पूरी तरह से डिमोलिश हो चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी। चारों तरफ जो है वो आर्थिक तंगी और मंदी का दौर चल रहा था, लूट को 100% छूट मिल रही थी। आज इन 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जहां एक तरफ प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूशन की गरिमा को स्थापित किया, वहीं दूसरी ओर देश के सामने जो चुनौतियां थीं, बिना विरासत पर सियासत किए बिना उन्होंने उन चुनौतियों पर विजय हासिल की। और आज उसका नतीजा है कि इतने संकट आए, चाहे कोरोना का संकट आया हो, चाहे तूफानों का संकट आया हो, चाहे बीच में टिड्डियों का संकट आया हो, फिसड्डियों का संकट आया हो, हर संकट पे मजबूत इच्छा शक्ति और बिना रुके हुए, बिना थके हुए उन्होंने जो है वो देश को मजबूती के रास्ते पे खड़ा किया है। और उससे भी महत्वपूर्ण है जो एक पुरानी परिवार की परिक्रमा पॉलिटिक्स थी, उस परिवार की परिक्रमा पॉलिटिक्स को परास्त करके परिश्रम की पराकाष्ठा से परिणाम
दिखाया है और परिश्रम की पराकाष्ठा को परिणाम में बदला है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। ज्ञानवापी मामले में आगे की समाअत पर जिला अदालत आज फैसला सुनाएगी। पीर के रोज समाअत में अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। 45 मिनट चली समाअत के दौरान हिंदू फरीक ने 5 जबकि मुस्लिम फरीक ने 2 मुतालबात पेश किए। मुस्लिम फरीक ने वजू खाने को सील न करने और प्लेसेस ऑफ वर्शिप कानून 1991 के तहत सर्वे और केस बंद करने का मुतालबा किया है। हिंदू फरीक ने श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने, वजू खाने में मिले मुबैना शिवलिंग की पूजा की इजाजत देने, मुबैना शिवलिंग का सर्वे, शुमाली हिस्से में मौजूद दीवार को मुनहदिम करके मलबा हटाने और वजू खाने को मुतबादिल इंतजाम करने का मुतालबा किया है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। भोपाल में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से ही वाज़ेह है कि वो क्या है। ज्ञान उर्दू का लफ्ज नहीं, जब आप इसके बारे में ध्यान से सोचेंगे तो सब सामने आ जाएगा। वहीं उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत का जो भी फैसला होगा उसका हम एहतराम करेंगे और ये बात भी कही है कि इसी के साथ डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने हिंदू धर्म के मामले में शांति समिति की मीटिंग का इनेकाद किए जाने पर ऐतराज भी जताया है। तो समर्थन दे ही रहे, न्यायालय जो करेगा हम साथ हैं न्यायालय के, इसमें असमर्थन की बात क्या है। सोचना तो ये बात चाहिए कि अमरनाथ यात्रा निकलती है तो 80,000 पुलिस के साए में निकलती है। क्यों? हमारे ही धार्मिक त्योहारों पर शांति समिति की बैठक क्यों होती है? ये विचारणी बंधु है इस भारत के अंदर। ये देखने वाली बात है। ज्ञान वापी मस्जिद में तो ज्ञान क्या उर्दू शब्द है क्या? मस्जिद के नाम से ही स्पष्ट है कि वो क्या है। आप ध्यान से उसे सोचो और समझो तो सही। गैर कानूनी कानकनी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। उसने रांची में 6 मकामात पर छापेमारी की है। जराये के मुताबिक बिचौलियों के ठिकानों पर एजेंसी ने छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी। विशाल चौधरी नामी कारोबारी के ठिकाने पर भी एजेंसी की टीम पहुंची। जराये के मुताबिक विशाल चौधरी के सीएमओ में बरिसर खदमत IAS अफसरों समेत दीगर मुलाजमीन के साथ करीबी राबता है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुल्क में मुकम्मल तौर पर दीनी मदारिस को बंद कर दिए जाने की वकालत की है। MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए आसाम के वजीर आला को निशाना बनाया है। ओवैसी ने लिखा है कि जिस वक्त संघी अंग्रेजों के एजेंडे के तौर पर काम कर रहे थे उस दौर में मदारिस तहरीक आज़ादी में पेश थे। ओवैसी ने लिखा कि कई मदारिस में साइंस, रियाजी और समाजी उलूम की तालीम दी जाती है और शाखाओं के बरक्स मदारिस में इज्जत नफ्स और हमदर्दी सिखाई जाती है। ओवैसी ने RSS को निशाना बनाते हुए लिखा है कि नाखुंदा सिंघों पर यह बात समझ में नहीं आएगी। ओवैसी ने पूछा है कि समाजी मुसल्लह राजा राम मोहन राय ने मदरसे में क्यों तालीम हासिल की। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तमाम कॉलेजों और इदारों के तमाम तलबा व तालिबात के लिए अयोध्या पर मबनी एक किताब को खरीदना लाजमी करार दिया है। वाइस चांसलर संगीता शिंगला ने इस ज़िम्न में एक सर्कुलर भी जारी किया। किताब का नाम अयोध्या संस्कृत विरासत है। वाइस चांसलर के इस सर्कुलर की समाजवादी पार्टी की तलबा तंजीम और NSUI ने सख्ती से मुखालफत करते हुए सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। तलबा तंजीमों के मुताबिक वाइस चांसलर एक आईनी ओहदे पर फाइज होते हुए एक मजहबी किताब की तशहीर कर रही है जो कि सरासर गलत है। एक पुस्तक जारी हुई है जो अयोध्या की जो परंपरा, संस्कृति, विरासत के संबंध में इस पुस्तक में चीज़ें लिखी गई हैं जिसमें बड़ी दुर्लभ तस्वीरें हैं अयोध्या से संबंधित और उसके बारे में उसका ऐतिहासिक वर्णन भी है।
तो एक पुस्तक विक्रेता आए थे जो कि, और ये किताब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लोकार्पण किया गया है विगत वर्ष में। तो उन्होंने कहा कि ये पुस्तक है, इसके बारे में एक सर्कुलर जारी हो जाए। तो इसमें कोई नई बात नहीं थी। कॉलेजों को ये कहा गया था भाई अगर एक पुस्तक है तो इसका अध्ययन कर लें, अगर ये आपको अच्छी लगे तो इस पर क्रय करने पर विचार किया जा सकता है। कोई क्रय करने की बाध्यता या आदेश जारी नहीं किए गए थे। भ्रम ये पैदा कर दिया कि साहब क्रय करने के आदेश जारी कर दिए, जबकि क्रय करने के आदेश कदापि जारी नहीं किए हैं कि भाई अगर कोई भी साहित्य है, कोई भी साहित्य को किसी भी धर्म, किसी भी जो प्राचीन स्थल हैं उसके बारे में कोई भी साहित्य है उसका अध्ययन करके अगर वो अच्छा है तो छात्र छात्राओं के हित में हो सकता है, तो वो आप क्रय करने पर विचार कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था इनको। इस तरह की जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनको वीसी जैसे पद पे बैठ के ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए और ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए कि ये किताब खरीदो। नहीं, आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं। ये बात कह के बात कर रहे हैं। आपने क्यों ये बात रखी कि खरीदो, ये आपकी मर्जी है। मतलब नहीं खरीदेंगे तो आप हमसे भेदभाव करेंगे, हमसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, हमें परेशान करेंगे। हमें जो ग्रांट मिल सकती है, जो एड मिल सकती है, जो हम प्रोग्राम कर सकते हैं, वो आप नहीं करने देंगे। इतिहास नहीं है, वो एक तरफा इतिहास है। वो इतिहासकारों ने नहीं लिखी है वो किताब। जो इतिहासकार हैं उन्होंने नहीं लिखी है वो, ये इन्होंने अपनी बनाई है। और अपनी जो इनकी साजिश है मुसलमान विरोधी और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए वो कर रहे हैं। इन्होंने दूसरे पक्ष से नहीं पूछा है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1675 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान 1635 अफराद शिफायाबी हुए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 31 अफराद की मौत भी हुई। फिलहाल मुल्क भर में कोरोना के 14,841 केसेस फाल हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी में 8 रुकनी सियासी उमूर की कमेटी और एक टास्क फोर्स तश्कील दी है। कांग्रेस के पीएसी में दाखिल राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह, ये ग्रुप अहम सियासी मामलात पर कांग्रेस के मौक़िफ़ को तय करने से लिए फौरी फैसला लेने के लिए बनाए गए हैं, जिसकी सरबराही खुद सोनिया गांधी करेगी। इसके अलावा 2024 टास्क फोर्स में पी चिदंबरम, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माखन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, सुनील कंगुलो शामिल होंगे। पीएसी में शामिल राहुल गांधी जहां पार्टी के अहम फैसलों में शामिल होंगे, वहीं प्रियंका गांधी लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों पर नजर रखी हुई है। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, जेपे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ में आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट करेक्शंस और क्रैशेस के बारे में। क्रिप्टो बहुत ही वॉलेटाइल सेगमेंट है। बुल साइकिल के दौरान क्रिप्टो के प्राइस ड्रामेटिकली बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर प्राइस क्रैश करते हैं और फ्रीक्वेंट बेसिस पर मार्केट खुद को करेक्ट भी करता रहता है। सबसे पहले अब तक के 2 बड़े क्रैश की बात करते हैं। यूएस फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट नेटवर्क द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफ्लोर को बंद करने और बिटकॉइन एक्सचेंज को मनी ट्रांसमीटर्स के तौर पर रजिस्टर करने की घोषणा के तुरंत बाद 10 अप्रैल 2013 में बिटकॉइन 24 घंटे में 73% गिर गया, मतलब $259.34 से $70 तक। दूसरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोरोना वायरस को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित करने के बाद 12 मार्च 2020 में कीमतें 40% गिरकर $7,969.90 से $4,776.59 हो गई थी। तो अगर ट्रेडिशनल फाइनेंस में एक दिन के दौरान कीमत में 10% से अधिक की गिरावट हो तो उसे क्रैश माना जाता है। अब इसकी वजह कोई इंपैक्टफुल सडन चेंज होता है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। वहीं क्रिप्टो में करेक्शन तब माना जाता है जहां कई दिनों के दौरान कीमतों में 10% से ज्यादा की गिरावट आती है। अब इसकी वजह प्रॉफिट टेकिंग, कंसोलिडेशन, न्यू बायर्स ना होना,
ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट या फिर लोअर प्राइस एक्शन हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप देखें कि बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट आई है तो आप अब ये बता पाएंगे कि क्या कोई करेक्शन हो रहा है या मार्केट क्रैश हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।